जय हिंद दोस्तों, रक्षित नाना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दो जानकारियां लेकर आया हूं। कौन सी दो जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा डीएडीआर के 4 महीने के एरियर के बारे में। पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी के द्वारा आज पेंशनर्स को डीएडीआर का 4 महीने का एरियर दिया गया है। मैं कौन से पेंशनर्स की बात कर रहा हूं, मैं कौन सी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी की बात कर रहा हूं, आगे समझाऊंगा एक क्रेडिट मैसेज दिखाकर। फिर मैं बात करूंगा स्पर्श अच्छा है या फिर पहले बैंक सीपीपीसी अच्छा था, जहां से आप पहले पेंशन लेते थे। यानी स्पर्श से आप पेंशन लेते हैं तो स्पर्श बढ़िया है या फिर बैंक सीपीपीसी बढ़िया था, जहां से आप पहले पेंशन लेते थे। तो इस पर भी आगे बात करेंगे। फिर अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, हाई कोर्ट ने दिया सेना प्रमुख और रक्षा सचिव की सैलरी काटने का आदेश, रिटायर्ड मेजर की याचिका पर फैसला। जी हां दोस्तों, जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो अक्सर पूर्व सैनिकों के हक में या फिर अधिकारियों के हक में बात करता है डिसेबिलिटी पेंशन देने के मामले में। अगर सरकार एएफटी के फैसले के खिलाफ चली जाती है, अगर पूर्व सैनिकों के खिलाफ चली जाती है, डिसेबिलिटी पेंशन नहीं देती, अधिकारियों को डिसेबिलिटी पेंशन नहीं देती, तो दोस्तों फिर हाई कोर्ट आपके हक में फैसला करता है। ऐसे दोस्तों एक रिटायर्ड मेजर थे, अधिकारी थे, जिनकी अपील पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में डाली गई। तो दोस्तों हाई कोर्ट ने पाया कि सरकार कहीं ना कहीं गलत कर रही है। तो दोस्तों इसके बदले हाई कोर्ट ने सेना प्रमुख और रक्षा सचिव की सैलरी काटने का आदेश सुनाया। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जजमेंट है और ये जजमेंट आया था 28 जुलाई 2025 को। और दोस्तों ये जजमेंट हर एक न्यूज़पेपर में छा रखा है, हर एक जगह इस जजमेंट की चर्चा हो रही है। अब क्या है पूरा जजमेंट आगे समझाऊंगा, क्या पता इसका फायदा आपको भी मिल जाए आगे चलकर, अगर डिसेबिलिटी पेंशन आपको नहीं दी जा रही। पूरी जानकारी आगे दूंगा जजमेंट दिखाकर। तो दोस्तों बस यही दो जानकारी हैं जिन पर मैं बात करूंगा, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 37%। और कितनों ने की है? 62%। तो सबसे पहले मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस परसेंटेज को 62% से बढ़ाकर 100% कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सटीक, ऑथेंटिक नई जानकारियां ही दी जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी मैं आपको दूंगा डीएडीआर के एरियर के बारे में। जी हां दोस्तों, आज तारीख है 4 मई 2026। बैंक की तरफ से, सीपीपीसी की तरफ से 4 महीने का डीएडीआर का एरियर क्रेडिट कर दिया गया है एक रेलवे के पेंशनर को। जी हां दोस्तों, एसबीआई की तरफ से यह मैसेज आया है इनकी मेल पर। अब दोस्तों जो इनका टोटल एरियर था वो था 2080 रुपए। तो दोस्तों टुकड़ों में यहां पे एरियर क्रेडिट करा गया, यानी कि दोस्तों 4 मैसेज आए हैं 520 रुपए के। जी हां दोस्तों, अगर आप रेलवे के पेंशनर्स हैं, बैंक से पेंशन ले रहे हैं, तो आपकी मेल पर अलग अलग मैसेज आए होंगे। जैसे कि इनका टोटल एरियर था 2080 रुपए, तो दोस्तों 520 रुपए के 4 मैसेज अलग अलग आए हैं। तो दोस्तों बैंकों की तरफ से, सीपीपीसी की तरफ से 4 महीने का डीएडीआर का एरियर क्रेडिट करा जा रहा है पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को। आज के दोस्तों ये मैसेज है 4 मई 2026 का। इससे पहले भी कुछ पेंशनर्स को बैंक की तरफ से, सीपीपीसी की तरफ से 4 महीने का एरियर क्रेडिट करा गया, लेकिन स्पर्श की तरफ से अभी तक 4 महीने का डीएडीआर का एरियर क्रेडिट नहीं करा गया। दोस्तों टेक्नोलॉजी का जमाना है, सॉफ्टवेयर का जमाना है। स्पर्श से अच्छा तो बैंक सीपीपीसी था, जो टाइम पर पेंशन दे देता, टाइम पर एरियर दे देता था। बैंक की, सीपीपीसी की पेंशन 2 से 3 दिन पहले ही आ जाती थी, एरियर भी बहुत जल्द मिल जाता था। लेकिन जब से स्पर्श में डाला गया है पेंशनर्स को, तब से दिक्कत, प्रॉब्लम्स निकल के आई हैं। स्पर्श पेंशन भी महीने के लास्ट डे में देता है और एरियर भी ठीक टाइम पर नहीं देता। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताइए कि जब से आपको स्पर्श में डाला है, तो स्पर्श अच्छा है या फिर जहां से आप पहले बैंक से, सीपीपीसी से पेंशन लेते थे, तो बैंक सीपीपीसी अच्छा था? जरा फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। पेंशन देने के मामले में, एरियर देने के मामले में स्पर्श अच्छा है या फिर पहले बैंक
सीपीपीसी डीपीडीओ अच्छा था? कमेंट में जरूर आप बताएगा। तो दोस्तों यहां पर बैंकों की तरफ से एरियर मिलना शुरू हो गया है। बाकी स्पर्श भी कुछ दिन में क्रेडिट कर देगा 4 महीने का डीएडीआर का एरियर। लेकिन मैं अपना फीडबैक दूंगा बैंक सीपीपीसी को। बैंक सीपीपीसी बेहतर परफॉर्म करता था, सही टाइम पे एरियर भी दे देता था और पेंशन भी क्रेडिट कर देता था 2 से 3 दिन पहले। तो मैं बैंक सीपीपीसी को अच्छा मानता हूं। बाकी आप किसे अच्छा मानते हैं कमेंट में जरूर बताएगा, स्पर्श को या फिर बैंक को। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा, एक ऑर्डर मैं आपको समझाऊंगा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का 28 जुलाई 2025 का। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि इस अपील में क्या लिखा है। दोस्तों ये ऑर्डर मैं आपको समझाऊंगा पूरा हिंदी में। फिर दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा कि कोर्ट ने आखिरी में क्या कहा। अब दोस्तों यहां पे देखिए, ये निर्णय आया था 28 जुलाई 2025 को। मेजर राजदीप को मिलने वाली डिसेबिलिटी पेंशन को भारत सरकार ने चुनौती दी थी। जी हां दोस्तों, सरकार कह रही थी कि इन अधिकारी को डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जाएगी, लेकिन कोर्ट की मंशा कुछ और थी। अब दोस्तों यहां पे देखिए क्या थी पूरी अपील। इससे पहले सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी ने मेजर के पक्ष में फैसला सुनाया था। ट्रिब्यूनल ने कहा था कि वे 40% विकलांगता के हकदार है। जी हां दोस्तों, अक्सर एएफटी पूर्व सैनिकों के हक में फैसला सुना देता है, जो अधिकारी हैं उनके हक में भी फैसला सुना देता है। लेकिन बाद में जो सरकार है वो एएफटी के निर्णय को नहीं मानती और फिर एएफटी के खिलाफ जाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालती है या फिर हाई कोर्ट चली जाती है। अब दोस्तों इनके मामले में एएफटी ने फाइनल फैसला सुना दिया था, लेकिन सरकार ने नहीं माना और एएफटी के खिलाफ चली गई। अब दोस्तों यहां पे देखिए, ट्रिब्यूनल ने कहा था, एएफटी ने कहा था कि वो 40% विकलांगता के हकदार हैं, जिसे सरकारी नियमों के अनुसार बढ़ाकर 50% राउंड ऑफ कर दिया गया था। भारत सरकार इसी फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय आई थी। जैसा मैंने आपको बताया, चोट और सेवा, कोर्ट ने नोट किया कि मेजर ने अपनी सेवा के दौरान कमांडो ट्रेनिंग करी थी। उसी दौरान उन्हें गंभीर चोटें आई, उन्हें किडनी की बीमारी हुई और उनके कुल 24 ऑपरेशन हुए। जी हाँ दोस्तों, टोटल 24 सर्जरी इनकी हुई थी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इनके हक में यह फैसला आना था। फिर क्या लिखा है, मेडिकल बोर्ड की राय। हालांकि शुरुआती मेडिकल बोर्ड ने उनकी विकलांगता केवल 15% मानी थी मेडिकल बोर्ड ने, लेकिन कोर्ट ने पाया कि गाइड टू मेडिकल ऑफिसर्स 2008 के अनुसार उनकी स्थिति 40% विकलांगता की श्रेणी में आती है। जी हाँ दोस्तों, अब कोर्ट ने पूरे रूल्स यहां पे बखेर दिए। रूल्स के अनुसार इनकी डिसेबिलिटी 40% विकलांगता की श्रेणी में आती है, 40% डिसेबिलिटी। अब सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी दिया गया, इस हाई कोर्ट ने दिया। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि विकलांगता के प्रतिशत को बढ़ाकर राउंड ऑफ अगले स्तर पर ले जाना कानूनी रूप से बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय ने भारत सरकार की याचिका को खारिज कर दिया और कोर्ट ने माना कि मेजर को विकलांगता पेंशन मिलने का हक पूरी तरीके से सही है। ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए फैसले में कोई गलती नहीं है। जी हां दोस्तों, जो एएफटी का फैसला था उसे ही बरकरार रखा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने। साफ कह दिया कि जो एएफटी का निर्णय था वो बिल्कुल सही निर्णय है। सरकार की अपील में कोई दम नहीं है, इसलिए मेजर राजदीप को उनकी पेंशन और लाभ मिलते रहेंगे। जी हां दोस्तों, जो उनकी डिसेबिलिटी पेंशन है वो भी उनको मिलेगी, साथ ही साथ पूरे लाभ भी उनको दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये फैसला था हाई कोर्ट का। फिर दोस्तों यहां पर हाई कोर्ट ने सेना प्रमुख और रक्षा सचिव की सैलरी काटने का आदेश दिया है कि उनकी सैलरी से उनका कुछ पैसा काटा जाए और वो पैसा दे दिया जाए रिटायर्ड मेजर को। साथ ही साथ दोस्तों 30 अप्रैल को जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा कि आखिरी सुनवाई के दौरान भी कोई जवाब नहीं दिया गया, इसलिए 2 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। ये रकम रक्षा सचिव और सेना प्रमुख की सैलरी से काटकर डिमांड ड्राफ्ट के जरिए याचिकाकर्ता को दिया जाए। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों इस मामले में कहीं ना कहीं कोर्ट सख्त है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो। तो दोस्तों डिसेबिलिटी से जुड़ा कोई भी मामला अगर आपका है जिसमें आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जा रही हो, डिसेबिलिटी को राउंड ऑफ नहीं करा जा रहा हो, या फिर अगर आपकी कोई बीमारी है जिसके एवज में आपको डिसेबिलिटी नहीं मिल रही, तो दोस्तों डायरेक्टली आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट इन मामलों में बड़ा सख्त है,
सरकार के खिलाफ। कोर्ट डायरेक्ट आपकी बात सुनेगा। तो दोस्तों आप कोर्ट चले जाइए, पूरा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। चाहे दोस्तों वो अधिकारियों को डिसेबिलिटी पेंशन दिलाने का मामला हो, या फिर पूर्व सैनिकों को या फिर जवानों को डिसेबिलिटी पेंशन दिलाने का मामला हो। डिसेबिलिटी से जुड़ा अगर कोई भी मसला है तो डायरेक्टली आप कोर्ट जा सकते हैं। अगर एएफटी ने आपके फेवर में फैसला सुनाया है, अगर सरकार आपके फैसले के खिलाफ चली गई है, एएफटी के फैसले के खिलाफ चली गई है, तो फिर आप डायरेक्टली बड़े कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।